अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी पाकिस्तान में हुई है। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल है और ये वाक़या तकरीबन 1997 की गर्मियों का है। मैं और मेरे 3 दोस्त आसिफ, बिलाल और इमरान एक दिन बैठे अपनी हिम्मत दिखाने की बात कर रहे थे। इमरान ने दावा किया कि वो पहले ही कब्रिस्तान में रात के अंधेरे में अकेला जा चुका है और उसने हम सबको चैलेंज दिया कि क्या हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि वहाँ जा सकें। बिलाल फ़ौरन मान गया और कहा कि अगर उसे 5,000 रुपये दिए जाएं तो वो वहाँ रात गुजारेगा। ये सुनकर इमरान ने हाँ कर दी। मुझे भी मज़ा आया और मैंने कहा कि मैं भी 5,000 रुपये के लिए ये काम करने को तैयार हूँ। आसिफ भी मान गया। हकीकत ये थी कि शायद हम सब मिलकर भी 1,000 रुपये ना जोड़ सकते, मगर ये सिर्फ़ एक शर्त थी जो हम जोश में लगा रहे थे। वैसे भी ये कब्रिस्तान मशहूर था अपनी अजीबोगरीब कहानियों की वजह से। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता, मगर ये लाहौर में वाक़या है। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहाँ से चीखें सुनाई देती हैं और एक बार पागल आदमी ने नई खोदी गई कब्र में घुसकर अपनी जान ले ली थी। एक पुलिस वाले ने 70s के दौर में कहा था कि उसने एक स्याह साया देखा था जिसकी आंखें पीली चमक रही थीं। पैरानॉर्मल या वैसे ही, मगर ये जगह वैसे ख़तरनाक तो थी। रात के वक्त सांप या जंगली जानवर भी हो सकते थे, मगर हम तो नौजवान थे, हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगा। रात के 12 बजे और हम मेरे घर पर मिले और फिर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। किसी को टॉर्च या रोशनी का इंतज़ाम करने का ख्याल भी नहीं आया, जो ये साबित करता है कि हम कितने बेवकूफ़ थे। आसिफ एक स्टॉप वॉच लाया था और कहा कि मुझे और बिलाल को पूरा 1 घंटा कब्रिस्तान के अंदर रहना होगा बिना किसी को आवाज़ दिए। अगर हम वापस आ गए तो हमें उनको रुपए देने पड़ेंगे। हम दीवार पर चढ़ गए और मुझे याद है जब मैंने दूसरी तरफ पैर रखा तो मेरा जूता किसी खंडर के लोहे की तरह अटक गया। इमरान ने मजाक उड़ाया कि मैं पहले ही डर रहा हूँ। हम मज़ीद अंदर चल दिए और बीच बीच में बातें करते रहे, क्रिकेट की, पुरानी फिल्मों की और कुछ भी जो मन में आए। ये जगह वैसे भी इतनी बेजान थी कि हम बोर हो गए थे। आखिर हम 2 मुख्तलिफ कब्रों के पैटर्न के सहारे बैठ गए और मैंने कब्र के पत्थर पर लिखी हुई तारीख और नाम उंगली से छूने लगा। मैं सोच रहा था कि अपने 5,000 रुपये किस तरह खर्च करूं, जब एक अजीब सी आवाज़ आई। मैं नहीं चाहता था कि बिलाल समझे कि मैं डर गया हूं, इसलिए मैंने पहले चुप रहना बेहतर समझा। मगर मुझे यकीन था कि कोई हल्की और भारी आवाज़ हमें परेशान कर रही है, जैसे कोई अपने आप से बात कर रहा हो। कुछ देर बाद बिलाल ने भी मुझे देखा और उसके चेहरे से लग रहा था कि वो भी डर गया है। ये किसी मजाक या डराने वाली हरकत जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी, बिल्कुल अनजान सी चीज़ लग रही थी। बिलाल ने कहा, शायद कोई पागल आदमी है या कोई फ़कीर जो यहाँ सो रहा हो। बेहतर है कि निकल चलते हैं। हम फ़ौरन उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ तेज़ चलने लगे, मगर ये नहीं पता था कि कितना वक्त गुजर चुका है। तभी एक ऐसी चीज़ हुई जो मैं कभी भूल नहीं सकता। बिलाल एकदम रुक गया और ज़ोर से चीखा, कोई मुझे खींच रहा है। मैं अभी प्रॉपर्ली मुड़कर देख भी नहीं सका था कि बिलाल नीचे गिर गया और ज़ोर से चीखने लगा। कोई चीज़ उसके पैर खींच रही थी। मैं आगे भागा और उसके हाथ पकड़कर खींचने लगा उसे, मगर वो हवा में लटक गया जैसे उसके पैर किसी ने ऊपर उठाए हों, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर अचानक जैसे उसे किसी ने छोड़ दिया, वो नीचे गिरा और हम दोनों अपनी जान बचाकर भागे। हम इतनी ताकत से भागे कि जब कब्रिस्तान की दीवार तक पहुँचे
तो लग रहा था कि बिना रुके ही फलांग कर चले जाएं। दीवार पर चढ़कर जैसे ही बाहर आए, इमरान और आसिफ कुछ बोलने लगे, मगर हम बिना किसी जवाब दिए सीधा मेरे घर की तरफ भाग गए। घर तक भागते भागते हमने सिर्फ एक दफ़ा पीछे देखा, और जो हमने देखा वो और भी डरा देने वाला था। एक साया कब्रिस्तान से निकलकर हमारी तरफ आ रहा था। मेरे घर के सामने पहुंचकर हम लॉन पर गिर गए और रोशनी में आने के बाद थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद इमरान और आसिफ भी भागते हुए वहां से आए और कहने लगे कि जब हम वहां से भाग रहे थे तो उन्हें भी एक स्याह साया दिखाई दिया जो पीछे आ रहा था। हम इतना ज़ोर से चीख रहे थे कि मेरे माँ बाप बाहर आ गए और हमें डांटने लगे। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। बिलाल ने कुछ महीने तक कहा कि उसे रातों को आवाज़ सुनाई देती है। मैं पाकिस्तान के किसी और शहर में रहता हूँ और एक आम इंसान की तरह जीता हूँ, मगर मैंने फिर कभी किसी कब्रिस्तान का रुख नहीं किया। जब कोई मुझे कहता है कि भूतों वगैरह का कोई वजूद नहीं, तो मैं सिर्फ चुपचाप सर हिला देता हूँ और सोचता हूँ कि काश मैं भी वैसा सोच सकता जैसा कि वो सोच रहे हैं। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे कुछ करीबी दोस्तों और मेरी बीवी को ही पता है सिर्फ, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे मना लिया है कि ये कहानी मैं आपके यूट्यूब चैनल पर शेयर करूँ। इस वजह से मैं अपना और अपने दोस्तों का असली नाम नहीं बताऊँगा ताकि किसी की प्राइवेसी हर्ट ना हो। इस कहानी के लिए वो 3 दोस्त जो उस रात मेरे साथ थे, उन्हें हम मैट, टिम और रसल कह के बुलाएंगे। मुझे जैक कह लो। कुछ साल पहले मेरे दोस्तों ने मुझे कन्विंस किया कि एक हॉन्टेड हाउस अट्रैक्शन एक्सप्लोर करें। मुझे हॉरर मूवीज़, डरावनी कहानियाँ या ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बस कार का ध्यान रखूं जब तक वो अंदर जाएंगे, क्योंकि उस इलाके में गाड़ियों की चोरी होने की बहुत अफवाहें थीं, तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। ये हॉन्टेड हाउस किसी छोटे लोकल अखबार में एडवर्टाइज़ हुआ था, तो उनका कहना था कि ये शायद मशहूर और अच्छा सेटअप होगा। ये सिर्फ एक रात के लिए खुला था और वो रात थी 30 अक्टूबर। जीपीएस ने जो एड्रेस बताया वो कराची का एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया का था। हम टीम की कार में एक साथ निकले और 20 मिनट बाद उस जगह पहुंच गए। जिस जगह हम पहुंचे वहां सिर्फ एक बड़ी सी चैन का फेंस था जिसमें एक नो ट्रेसपासिंग का बोर्ड लटक रहा था। उसके बिल्कुल ऊपर एक पुराना कार्डबोर्ड का बोर्ड था जिसमें लिखा हुआ था हॉन्टेड हाउस आगे है। गेट खुला था और उसके अंदर एक मिट्टी की पार्किंग लॉट थी जो एक पुराने गोदाम के बिल्कुल साथ थी। टीम ने रसल की तरफ देखा और कहा, यही जगह है ना, देख लो। रसल ने मुस्कुरा कर कहा, देखो साइन पे लिखा है ना। और मैंने एड्रेस अखबार से कॉपी करके जीपीएस में डाला। मैट पीछे से बोला, चलो अंदर चलकर पूछते हैं, अगर ये सही जगह नहीं है तो निकल जाएंगे। टीम ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है। कार रोकते ही रसल और मैट फ़ौरन बाहर निकल आए और अपनी बॉडी स्ट्रेच करने लगे, क्योंकि उनकी हाइट काफ़ी बड़ी थी कार के हिसाब से और वो अच्छे खासे जिम बॉय थे। टीम और मैं थोड़े छोटे थे तो हमें इतना इशू नहीं हो रहा था। मुझे सबसे अजीब ये लगा कि एक एडवर्टाइज़ की गई हॉन्टेड हाउस अट्रैक्शन के पास सिर्फ एक सस्ता कार्डबोर्ड का साइन था। दूसरा कोई और गाड़ी नहीं थी वहाँ पर, ना कोई सेटअप जो हॉन्टेड हाउस लगता। ये सब मुझे ऑलरेडी अजीब लग रहा था। रसल ने कहा, अब कहाँ जाना है? रसल ने एक तरफ इशारा भी किया। वहाँ कॉर्नर पे एक दरवाज़ा है, शायद टिकट्स वहाँ से मिलेंगी। वह मैट के साथ आगे बढ़ गया। टिम ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा, जैक तुम भी साथ चलो, देख तो लो ये जगह वाकई असली है या नहीं। मैं एक पल के लिए सोचने लगा, फिर बोला, चलो देखते हैं, वैसे भी यहाँ आसपास कोई नहीं है जो गाड़ी चोरी करे। हम दोनों उनके पीछे चल दिए।
स्टोर हाउस का दरवाज़ा रुसल ने खोला और वो आराम से खुल गया। अंदर एक भी चीज़ नहीं थी, बस एक खाली जगह। मैट ने कहा, रुसल क्या ये तेरा कोई मजाक है? ये जगह बिल्कुल सुनसान है। रुसल ने घड़ी देखी। ऐड में लिखा था कि ये तकरीब 7 बजे शुरू होगी और अब तो 1 घंटा ऊपर यानी 8 बज चुके हैं। हम धीरे धीरे स्टोर हाउस के अंदर मज़ीद अंदर चलते गए। चारों दीवारों पर अजीब अजीब नक्श थे जो एक घरेलू पेंट से बनाए लग रहे थे। कोई प्रोफेशनल काम नहीं था वहाँ पर। सबसे पीछे कोने में जहाँ एक स्टैंड पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मौलाना के बयान देने की जगह हो। उसके ऊपर एक पुरानी सी किताब भी पड़ी हुई थी। टीम सबसे पहले पहुंचा और किताब उठा के बोला, ये क्या है? इसकी बाइंडिंग अजीब है और इसमें लिखा क्या है? उसने वो किताब मुझे दी लेकिन मैं भी पढ़ नहीं पाया। ये किसी अजीब ज़ुबान में लिखी गई थी। रशियन जैसी ज़ुबान लग रही थी, जैसे हर हर्फ उल्टा या गलत लिखा हो। रसल ने किताब देखी और एक पल बाद बोला, अरे ये तो बिल्कुल ठीक से लिखी है, मैं आराम से पढ़ सकता हूँ। मैंने हैरानी से कहा, क्या मतलब? रसल ने किताब पढ़नी शुरू की। उसने जब वो किताब पढ़ना शुरू की और हम जब सुन रहे थे, उसके बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था। मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ था और फ़ोन चार्जर पे लगा हुआ था। रूम में अपनी जगह सो रहा था मैंने फ़ोन उठाया तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। ये 8 घंटे कैसे गुजर गए? क्या ये सब सिर्फ एक सपना था? मैं फ़ौरन बाहर गया। देखा टिम की कार उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। हम एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते थे। मैंने अपने तीनों दोस्तों को कॉल करना शुरू किया, लेकिन कॉल कोई नहीं उठा रहा था। सुबह 9 बजे के करीब टिम का फ़ोन लगा और वो भी उतना ही परेशान था जितना मैं। बाकी दोनों दोस्तों से भी शाम को बात हुई। हमने फ़ैसला किया कि अगले दिन वापस उसी जगह जाएंगे। अगले दिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना वो गोदाम, ना वो डेड पार्किंग लॉट। रसल ने जीपीएस और अखबार का एड्रेस दोबारा चेक किया। हम बिल्कुल सही जगह पर थे, लेकिन वो स्टोर हाउस गायब हो चुका था। उस दिन हमने फ़ैसला किया कि इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे और आज तक हमने इस बारे में एक दूसरे से कोई बात नहीं की। मुझे नहीं पता कि ये मेरा सपना था। अगर मेरा सपना था तो ये मेरे दोस्तों को कैसे पता चला? वो भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे जैसा मैं। आज तक मुझे इसकी एंडिंग नहीं पता। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या तब हुआ जब मेरी उम्र तकरीबन 9 से 10 साल थी। एक अजीब वाक़या, जब मेरी फैमिली नानी के घर गई हुई थी जो चकवाल के एक दूर दराज गाँव में था। आज तक हमें नहीं पता चल सका कि ये सब किस तरह और क्यों हुआ। जब भी हम इस वाक़ये को किसी और को सुनाते हैं तो लोग यकीन नहीं करते जब तक आप खुद ना देखें। ये सब सुनने में नामुमकिन लगता है। बहुत लोगों ने हमें पागल समझा, इसीलिए मैं आपको अपना नाम नहीं बता रहा या कोई ऐसी लोकेशन वगैरह कि जो पता चल सके कि ये कहानी मैंने सुनाई है आपको। उस वक्त मेरा भाई जो कि 12 साल का था, मेरी माँ जो कि 40 के करीब थी और मेरी नानी जो कि 60 साल से ऊपर की उम्र की थी। हम में से किसी की भी तबीयत ख़राब नहीं थी। पानी या हवा में कोई जहरी चीज़ नहीं थी जो हमें वहमी या मजाजी बनाती। ये सब बिल्कुल असली था जो हमारे साथ हुआ। मेरी नानी का घर एक सुनसान जगह पर था जो कि उनके ख़ानदान के नाम पर मशहूर था, क्योंकि उनकी कई पिछली नस्लें से उनका ख़ानदान यहाँ बसा हुआ है। आसपास कोई नहीं रहता। सबसे नज़दीक रिश्तेदार सिर्फ़ एक चाचा है जो सिर्फ इतनी दूर रहता है कि अगर चीखे भी मारते तो शायद उन्हें सुनाई ना देती। वाक़या उस सुबह का है जब सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे। मेरा भाई और मैं नाश्ता कर रहे थे जब बाहर एक पुरानी ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। हम फ़ौरन भागकर सामने वाली बड़ी खिड़की से बाहर झांकने लगे। वहाँ एक बहुत पुराना 1930 के दौर का ट्रक खड़ा हुआ था
जो सिर्फ जंग और पुरानी धात की वजह से एक साथ था। इंजन चल रहा था मगर उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। मेरी माँ और नानी भी इस अजीब ट्रक को देखने आ गई। नानी कहने लगी शायद कोई किसान गलती से इधर आ गया होगा। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और मेरे चाचू को बुलाने लगी, मगर बीच में ही फ़ोन की लाइन कट गई। ये बात वाकई डरावनी थी। हमें समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है कि अचानक दरवाजे पर बहुत ज़ोर से धम धम होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। हम सब चीखने लगे। मेरी नानी ने फ़ौरन एक बड़ा चाकू उठाया और हमें एक कोने में बुला लिया। दरवाज़ा बंद था मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी टूट जाएगा। फिर अचानक घर के हर दरवाजे पर एक साथ ज़ोर ज़ोर से मारने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर हिल रहा हो। ये सब एक रिदम में हो रहा था, जैसे कोई मिलकर ये सब कर रहा हो। सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि हमें खिड़कियों से कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये आवाज़ें लगभग 3 मिनट तक आती रहीं। फिर एक और ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। ये मेरे चाचू का ट्रक था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उनके पास दरवाजे की चाबी थी और वो फ़ौरन उसे खोलकर दरवाजे को अंदर आए। मगर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया दोबारा, उन पर एक इतनी ज़ोर का धक्का पड़ा कि दरवाज़ा लगभग टूट गया। अब फिर हर जगह से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगी। एक खिड़की टूट चुकी थी। मेरी माँ हमें ज़ोर से पकड़े हुए थी और मेरी नानी ज़ोर ज़ोर से दुआएं पढ़ रही थी। चाचू ने फ़ौरन बंदूक उठाई और बाहर चले गए और गोली चला दी। जैसे ही पहली गोली चलाई, हर आवाज़ रुक गई। फिर उन्होंने एक और गोली चलाई और एक तीसरी। उस वक्त हमने देखा कि पुराना ट्रक अचानक तेज़ी से पीछे हटने लगा, मगर उसने मेरे चाचू के ट्रक से टकरा कर उसे तोड़ दिया। मेरे चाचू फ़ौरन अपनी बंदूक लेकर ट्रक की तरफ भागे, मगर ट्रक बिना किसी ड्राइवर के सीधा जंगल की तरफ निकल गया। उस वक्त उन्होंने एक और गोली चलाई, जिससे पीछे का शीशा टूट गया और हमें अंदर का पूरा व्यू मिल गया। वहाँ कोई भी नहीं था। ये ट्रक बिना किसी ड्राइवर के चला जा रहा था। हम सब बहुत डर चुके थे। फ़ोन लाइन कटी हुई थी, इसलिए हमने 1 घंटा इंतज़ार किया और फिर सब मिलकर चाचू के घर चले गए। जब पुलिस आई, उन्होंने हर जगह का जायज़ा लिया, मगर एक भी इंसान का निशान नहीं मिला। ना ही ज़मीन पर कोई बूट का निशान, ना ही वो ट्रक का नंबर प्लेट। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि जब चाचू ने ट्रक के अंदर देखा तो वहाँ सिर्फ हथकड़ियाँ, लोहे के ताले और पुराने कपड़े पड़े हुए थे जो खून में लथपथ लग रहे थे। ट्रक से एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी, जैसे कोई मुर्दा जानवर उसमें रखा हो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, मगर कभी भी कुछ समझ नहीं आया। हम सब ने इस वाक़ये को भुलाने की कोशिश की। अब मेरी नानी और चाचू इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उन्होंने कभी अपनी कहानी नहीं बदली। आज भी जब हम उस ट्रक के टूटे हुए शीशे के टुकड़े देखते हैं जो कि मेरे चाचू ने रख लिए थे, तो सिर्फ एक ही सवाल ज़हन में आता है, ये सब असल में क्या हुआ था हमारे साथ। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।